हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? ऑल गुड। आई होप सब कुछ बहुत 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 अच्छा चल रहा होगा। तो जैसा आप लोग अपनी स्क्रीन पे देख पा रहे हो और जैसा मैंने आप लोगों को वादा किया था कि हम कॉस्ट की मैराथन के साथ आ रहे हैं 16 ऑफ अप्रैल को सुबह 12 बजे से लेके शाम के 6 बजे तक। अमित भाई क्या बात कर रहे हो? हाँ, जैसा हमने वादा किया था कि बाबा हमने सारे कंसेप्ट कवर किए हैं पावर बैच के अंदर। हाँ जी अमित भाई, तो मैंने आप लोगों को बोला था कि मैं सारे के सारे क्वेश्चंस आपको कवर करवा के दूंगा और उन क्वेश्चंस के लिए अपन लेके आ गए हैं मैराथन। 2 दिन की मैराथन होगी। मैराथन होगी 16 अप्रैल को और 17 अप्रैल को 12 बजे दिन में से लेके शाम के 6 बजे तक। 6-6 घंटे की 2 दिन की बैच होगी और जिसमें हम सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कवर करेंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कहां अपलोडेड है? मेरी पूरी कलरफुल क्वेश्चन बैंक, कंसेप्ट नोट्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिस्ट सब कुछ मेरे टेलीग्राम पे अपलोडेड है। ओके अमित भाई, टेलीग्राम का नाम है फास्ट कॉस्ट FM बाय AB। ठीक है अमित भाई, हम ज्वाइन कर लेंगे तो आप फटाफट से उसे ज्वाइन करोगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिस्ट डाउनलोड करके रख लो क्योंकि कल और परसों 2 दिन बहुत प्यारे तरीके से सारे क्वेश्चन आप और मैं साथ में मिलकर खत्म करेंगे। ओके अमित भाई, तो अमित भाई ये अनाउंसमेंट करने आए थे क्या? ना बाबा, मैं तो यहाँ पे आया था कॉस्ट ऑफ कैपिटल के MCQs करवाने के लिए। आ जाओ तो मिलके कॉस्ट ऑफ कैपिटल के MCQs खत्म करते हैं। कॉस्ट ऑफ कैपिटल किसको बोलते हैं? सबसे पहला वाला पॉइंट मैंने आप लोगों को बताया था कि अगर मैं आईने की एक तरफ से देखूं तो कंपनी के साइड से होता है कॉस्ट ऑफ कैपिटल, पर अगर मैं इन्वेस्टर की साइड से देखूं तो ये वो होता है कि भैया मैं आपको अपना पैसा दे रहा हूं ना, हाँ, तो मुझे कम से कम इतना रिटर्न तो चाहिए ही चाहिए। तो कंपनी के साइड से देखूंगा तो कॉस्ट ऑफ कैपिटल, इन्वेस्टर के साइड से देखूंगा तो जो उसको मिनिमम रिटर्न चाहिए उसको बोलते हैं अपन कॉस्ट ऑफ कैपिटल। तो मिनिमम रिटर्न रिक्वायर्ड बाय द प्रोवाइडर्स ऑफ द फंड। तो ये हो जाएगा हमारा सी इज द ऑप्शन। ओके अमित भाई, चलो नेक्स्ट क्या बोलता है अमित भाई? वाइल इशूइंग द नए न्यू शेयर्स, जब हम नए शेयर्स इशू कर रहे हैं, द कॉस्ट ऑफ इशू इज नोन एज, जब मैं नए शेयर्स इशू करता हूं और उस टाइम पे मेरे को कॉस्ट लगती है उसको बोलते हैं अपन फ्लोटेशन कॉस्ट। मतलब नए नए शेयर को इशू करने के लिए हो सरकार तो साढ़े अपनी है, सरकार को थोड़े बहुत खर्चे देने पड़ते हैं, उसको अपन बोला करते हैं फ्लोटेशन कॉस्ट। डन। अमित भाई, एक ऑर्गेनाइजेशन अपना वर्किंग कैपिटल कैसे कैसे बदल सकती है? वर्किंग कैपिटल सॉरी, वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल कैसे बदल सकती है? देखो, अगर मान लो मेरे पास डेट था 60% और इक्विटी था 40%, अगर मैं बदल दूं, मेरा डेट कर दूं 50%, इक्विटी कर दूं 50%, ऑब्वियसली वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल बदल जाएगा। हाँ जी अमित भाई। डिविडेंड पॉलिसी, अमित भाई इसका क्या मतलब है कि देखो, अगर मान लो मैं अपनी डिविडेंड पॉलिसी बदल दूं तो डिविडेंड चेंज हो जाएगा। हाँ अमित भाई, D1 चेंज हो जाएगा तो D1 डिवाइडेड बाय KE ये भी चेंज हो जाएगा। हाँ अमित भाई, तो इससे क्या होगा? मेरी कॉस्ट ऑफ कैपिटल बदलेगी ना। जैसे ही कॉस्ट ऑफ इक्विटी बदल जाएगी आपकी, फटाफट से आपका वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल भी बदल जाएगा। तो आंसर होगा ऑल ऑफ द अबव। ओके अमित भाई, नेक्स्ट, इंटरेस्ट ऑन द गवर्नमेंट बॉन्ड। गवर्नमेंट का बॉन्ड, सरकार एकदम सबसे सेफ चीज होती है। हाँ अमित भाई, तो अगर आप सरकार के बॉन्ड पे आपको इंटरेस्ट मिल रहा है तो उसमें बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बिकॉज इट इज द मोस्ट रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न। जब भी अपन, याद करो, CAPM में निकाला करते थे क्या अमित भाई? RF प्लस बीटा इंटू RM माइनस RF। तो रिस्क फ्री रेट नहीं दिया होता था तो अपन बोलते थे या तो ट्रेजरी बॉन्ड का ले लो या गवर्नमेंट सिक्योरिटीज का रिटर्न ले लो, उसको अपन बोलते हैं रिस्क फ्री रिटर्न। हाँ जी अमित भाई। कॉस्ट ऑफ कैपिटल, बोलता है अमित भाई कॉस्ट ऑफ कैपिटल डेट के केस में सबसे कम होता है। क्यों होता है? क्योंकि हम सब जानते हैं इंटरेस्ट में जैसे ही पे करता हूं आता है अर्निंग बिफोर टैक्स, ठीक है, उसके बाद आपका टैक्स लग जाता है बाबा। तो जैसे ही आपने इंटरेस्ट दिया आपके टैक्स की सेविंग्स हो जाती है। इस वजह से क्या होता है अमित भाई? इसकी वजह से मेरा कॉस्ट ऑफ डेट कैपिटल कम हो जाता है टैक्स की मदद से। ओके अमित भाई। बोलता है अमित भाई एक बात और बता दो, मैंने बोला पूछो बाबा, कि जब हम CAPM मेथड में कॉस्ट ऑफ इक्विटी फाइंड कर रहे होते हैं, मतलब RF प्लस बीटा इंटू RM माइनस RF, तो बोलता है इनमें से कौन नहीं चाहिए? रिस्क फ्री रेट चाहिए ना, बीटा चाहिए ना, मार्केट प्राइस ऑफ द सिक्योरिटी देखते हैं, मार्केट रिटर्न चाहिए ना, क्या बचा अमित भाई? मार्केट प्राइस ऑफ द सिक्योरिटी से तो अपने को कोई मतलब ही नहीं है ना। ओके बड़ी, बहुत अच्छे। कॉस्ट ऑफ कैपिटल वापस से देखो, it is the minimum dash which a firm must and is expected to earn on its dash so as to maintain the market value of the shares। मैंने क्या बोला? कॉस्ट ऑफ कैपिटल कंपनी के साइड से देखता हूं तो भैया खर्चा है, इन्वेस्टर की साइड से मतलब इट इज द मिनिमम रिटर्न जो कंपनी को कमाना ही पड़ेगा।
किस चीज के लिए? ऑन द इन्वेस्टमेंट, जितना ये इन्वेस्ट कर रही है उस पर अगर ये रिटर्न नहीं कमाएगी तो देगी कैसे? तो इट इज द मिनिमम रेट ऑफ रिटर्न विच द कंपनी हैज टू अर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, ताकि जहां जहां से पैसा लेके आए हैं उन लोगों को पैसा हम पे कर सके। एकदम अमित भाई। नेक्स्ट, इंक्रीज इन विच ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट अफेक्ट द कॉस्ट ऑफ इक्विटी। देखो फिर से आ जाओ, सीएपीएम में आरएफ होता है, बीटा होता है, आरएम होता है, आरएफ होता है। इनमें से अगर कुछ भी बढ़ जाएगा तो मेरा कॉस्ट ऑफ इक्विटी बढ़ जाएगा। हाँ अमित भाई। मार्केट रिस्क प्रीमियम, याद करो गाइज, मैंने बताया था आरएम माइनस आरएफ को मार्केट रिस्क का प्रीमियम बोला जाता है। तो अगर ये बढ़ेगा तो के तो बढ़ेगा, ठीक है। फिर बोलता है बीटा, अगर बीटा बढ़ेगा के तो बढ़ेगा, ठीक है। एक्सपेक्टेड मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट, मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट मतलब रिटर्न ऑन मार्केट, ये बढ़ेगा तो ऑब्वियसली के ही बढ़ेगा। पर इफेक्टिव टैक्स रेट, अमित भाई अपने को टैक्स से तो कोई मतलब ही नहीं पड़ता ना, तो जब इस क्वेश्चन में टैक्स से मतलब ही नहीं पड़ता तो टैक्स बढ़ेगा तब भी मेरे को कोई दिक्कत नहीं। डन डन। आ जाओ नेक्स्ट। अमित भाई बोलता है कि मेरे को निकाल के दिखाओ कि मेरे पास 9% प्रेफरेंस शेयर्स है। मैंने बोला ओके, उनको मैंने इशू किया है 40 रुपए पे, ठीक है बाबा, और उनका पार वैल्यू फेस वैल्यू क्या था 20 रुपए, और कॉस्ट ऑफ इशूइंग द स्टॉक वॉज 5 रुपए मेरे को इशू करने पे लग गए। मैंने क्या बोला, सबसे पहले निकाला भैया तुम कितना डिविडेंड दोगे इस पे। अमित भाई 40 नहीं 20 रुपए का शेयर है, 40 पे तो मैंने इशू किया है, इंटू 9%, कितना आ जाएगा अमित भाई 20 इंटू 9%। डिविडेंड दूंगा मैं 1.8 रुपए का। बहुत अच्छे। अब बताओ आपका नेट प्रोसीड्स कितना है, आपको कितना मिला? अमित भाई 40 रुपए, डंडे से मार पड़ेगी। 5 रुपए आपके कॉस्ट नहीं लग गए इशू करने में? हाँ अमित भाई 35। तो मैंने बताया था क्या, कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स का फॉर्मूला होता है डिविडेंड बाय नेट प्रोसीड्स, 1.8 डिवाइडेड बाय 35। ये आ जाएगा इंटू 100% अगर कर दोगे 5.1%। लो बाबा अपना आंसर निकल के आ गया 5.1%। दैट्स इट। डन क्या? अरे बाबा डन। अब आ जाओ नेक्स्ट पे। बोलते हैं अमित भाई कैपिटल स्ट्रक्चर वेट्स, मतलब जो अपन वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकालते हैं ना, किस किस बेसिस पे निकाल सकते हैं? मार्केट वैल्यू ऑफ डेट एंड इक्विटी, हाँ, या तो मार्केट वैल्यू पे, या तो बुक वैल्यू पे, ठीक है। तो चलो पहला ही आंसर मुझे मिल गया, मार्केट वैल्यू ऑफ डेट्स एंड मार्केट वैल्यू ऑफ द इक्विटी, ठीक है। अमित भाई ये देखो ना, बुक वैल्यू भी दिया है पर बुक वैल्यू ऑफ द एसेट्स दिया बाबा ना, मैं बुक वैल्यू कैपिटल की लिया करता हूं। अब यहां पे बोलता अमित भाई मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी, ठीक है, और फेस वैल्यू ऑफ द डेट। अरे ना बाबा, या तो दोनों की मार्केट वैल्यू लो या दोनों की बुक वैल्यू लो। डन डन। बताओ यहां तक कोई दिक्कत? अमित भाई कोई दिक्कत नहीं आई। अब अगर मैं आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछूं, 11th क्वेश्चन, क्या बोलता है अमित भाई? बोलता है कि इक्विटी फाइनेंस में बी कंसिडर्ड बेटर देन डेट। इक्विटी हम डेट से अच्छा क्यों मानते हैं? बोलता है अमित भाई इक्विटी को इशू करने की कॉस्ट कम होती है। मैंने बोला अबे जाना, डेट को इशू करने की कॉस्ट कम होती है। हमेशा कॉस्ट ऑफ डेट कम होता है कॉस्ट ऑफ इक्विटी से। क्यों? क्योंकि इक्विटी वाले ज्यादा रिस्क लेते तो बोलते हैं भैया हमें ज्यादा रिटर्न चाहिए। देखो सेकंड पॉइंट बोल रहा है कि भैया इट इज मोर अट्रैक्टिव फॉर द इन्वेस्टर्स बिकॉज ऑफ द हायर रिटर्न्स। केई हमेशा ज्यादा होती है, वो लोग केई कॉस्ट ऑफ इक्विटी, उनकी उम्मीद ज्यादा होती है कि भैया मैं ज्यादा रिस्क ले रहा हूं तो मेरे को ज्यादा रिटर्न चाहिए। इसीलिए इक्विटी फाइनेंसिंग में बी कंसिडर्ड बेटर देन द डेट फाइनेंसिंग बिकॉज इट इज मोर अट्रैक्टिव फॉर द इन्वेस्टर्स। आसानी से पैसा मिल जाता है। डन डन। आंसर होगा बी। पार्ट नंबर 12 देखो। बोलता है अमित भाई कंपनी का इक्विटी शेयर है जो 50 रुपए पे अभी बिक रहा है। बोलता है उसका डिविडेंड अभी जो अपन ने दिया वो 2 रुपए था और कंपनी की ग्रोथ रेट है 5%। बोलता है कॉस्ट निकाल दो। मैंने बोला लो बाबा, P0 का फॉर्मूला होता है D1 बाई KE माइनस G, ठीक है। P0 दिया मेरे को 50 रुपए, पुराना डिविडेंड दे रखा था 2 रुपए, प्लस इसमें ग्रोथ रेट ऐड कर दो 5%, डिवाइडेड बाय KE दे रखा है ना दे रखा, G दे रखा है 0.05, 5% दे रखा है। क्या मैं लिख सकता हूं 50 इज इक्वल टू 2 प्लस 5%, 2 प्लस 5%, 2.1 डिवाइडेड बाय KE माइनस 0.05, ठीक है। क्या मैं लिख सकता हूं KE माइनस 0.05 इज इक्वल टू 2.1 डिवाइडेड बाय 50, कितना हो जाएगा अमित भाई? ये बन रहा है 0.042। अब क्या मैं लिख सकता हूं KE इज इक्वल टू 0.042 प्लस 0.05 मतलब 0.092
मतलब 9.2%। लो बाबा, आंसर आ गया। दिया है क्या ऐसा? हाँ अमित भाई दिया है ना, बात खत्म। डाल देंगे अपन इसको, सॉल्यूशन डन। नेक्स्ट बोलते हैं अमित भाई इनमें से किसका इंप्लाइड कॉस्ट ऑफ कैपिटल है? मतलब अमित भाई अगर ना दिया हो तब भी कॉस्ट ऑफ कैपिटल रहता है। गाइज याद करो, हमेशा मैंने बोला है कि अगर आपको कभी भी कॉस्ट ऑफ रिटेन्ड अर्निंग्स ना दिया हो तो मान लेना ये कॉस्ट ऑफ इक्विटी के बराबर है। तो मतलब ऐसा कौन सा कैपिटल है जिसका हमें कॉस्ट ऑफ कैपिटल हमेशा मान लेते हैं कि भैया होगा ही, मान लेते हैं हमेशा रिटेन्ड अर्निंग्स का। बोलता है कॉस्ट ऑफ कैपिटल किस केस में सबसे ज्यादा होगा? बाबा इक्विटी वाले सबसे ज्यादा रिस्क बियर करते हैं, तो इसीलिए के ही सबसे ज्यादा होता है। क्यों? क्योंकि इनको सबसे लास्ट में पेमेंट मिलती है। तो बोलते भैया मैं सबसे लास्ट में पेमेंट लूंगा तो सबसे ज्यादा पैसा मांगूंगा। डन डन। ये देखो, ये हमारे पास कॉस्ट ऑफ कैपिटल का एक क्वेश्चन आ गया। बोलते हैं अमित भाई 5 लाख रुपए अगर मुझे 5 साल तक मिलेंगे और आज मुझे 10 लाख रुपए इन्वेस्ट करने हैं तो मेरा एनपीवी क्या होगा? देखो ईयर 0 पे आपके हाथ से 10 लाख रुपए निकल गए। डन डन। ईयर 1 से लेके ईयर 5 तक आपको हर साल 5 लाख रुपए मिलने वाले हैं। तो बोलता अमित भाई इसका एनपीवी बताओ। मैंने बोला था ना अगर सेम अमाउंट मिलती रहे तो क्या करेंगे? 1 डिवाइडेड बाय 1.12। कितने साल तक मिल रहा है? 5 साल तक। 1 2 3 4 5। इसका कर दो ग्रॉस टोटल। कितना आ गया अमित भाई? 3.60 इंटू 5 लाख रुपए। ये देखो इसकी पूरे 5 साल की प्रेजेंट वैल्यू आती है मेरे को 18.02 लाख रुपए। ठीक है, और आपका आउटफ्लो कितना था? 10 लाख। तो एनपीवी कितनी बच जाएगी अमित भाई? 8.02 लाख रुपए। यहां पे इंस्टीट्यूट ने थोड़ा राउंड ऑफ लिया होगा तो 799 आ रहा है। डन अमित भाई, ये तो बहुत इजी था ना। अब देखो नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स? कौन सा इनमें से फॉल्स है? रिटेन्ड अर्निंग्स की कोई कॉस्ट नहीं होती। अरे होती है ना, के के बराबर होती है। कॉस्ट ऑफ इक्विटी इज इंपैक्टेड बाय टैक्स। कॉस्ट क्या इक्विटी का टैक्स से इंपैक्ट होता है? नहीं बाबा, इक्विटी तो सबसे नीचे आता है ना, वो पहले ही टैक्स के बाद आता है। तो के पे टैक्स का तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता। मतलब सारे के सारे हमारे फॉल्स हैं। डन? हाँ अमित भाई डन। अब बोलता है अमित भाई ये देखना, कॉस्ट ऑफ डेट और इक्विटी दोनों में क्या दे रखा है मेरे पास? बोलता है कि दोनों का रेशियो 3:5। प्री टैक्स कॉस्ट ऑफ डेट एंड इक्विटी दिया है। एक बात बताओ, मैंने क्या बोला था? कॉस्ट ऑफ डिवेंचर हमेशा आफ्टर टैक्स होता है ना। हाँ, तो बोलता है अमित भाई 7% मेरा बिफोर टैक्स दिया है, इसमें से टैक्स माइनस कर दो 30%। 7 माइनस 30% आ जाएगा 4.9। ठीक है, कॉस्ट ऑफ इक्विटी। अब आप बोलोगे अमित भाई 10% में से इसमें से भी 30%। अरे बाबा, इक्विटी की पेमेंट तो वैसे ही टैक्स के बाद होती है। क्या अमित भाई, क्या तब से बोल रहे हो आप? अरे याद नहीं है क्या? ईबीआईटी माइनस इंटरेस्ट बनता है ईबीटी माइनस टैक्स बनता है अर्निंग आफ्टर टैक्स माइनस प्रेफरेंस डिविडेंड बचता है अर्निंग अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर्स, इसमें से जाता है इक्विटी डिविडेंड। तो ये तो वैसे ही टैक्स के बाद जाता है, तो इसमें से तो टैक्स माइनस करने की जरूरत ही नहीं। डन। अब बोलता है अमित भाई वेटेड एवरेज निकाल दो। तो लो, इसका वेट कितना दिया है अमित भाई? 3 डिवाइडेड बाय 3 प्लस 5। इसका वेट कितना दिया है? 5 डिवाइडेड बाय 3 प्लस 5। चलो निकालो, 4.9 इंटू 3 डिवाइड बाई 8 1.837 और इसका 10 इंटू 5 डिवाइड बाई 8 6.25। तो वेटेड एवरेज कितना निकल जाएगा? प्लस 1.837 8.08 निकल के आ जाएगा। आंसर आ रहा है क्या? 087, मतलब 8.09 मेरा आंसर आ गया। डन। अमित भाई इतने इजी, देखो ये बीओएस पोर्टल के एमसीक्यूज है बाबा, अगर ये इजी है तो ऐसे ही आने वाले हैं। नेक्स्ट बोलता है अमित भाई रिटेंशन रेशियो आर मेरे को दे रखा है, रिटेंशन रेशियो बी कितना? 60%। और बोलता है अमित भाई रिटर्न ऑन इक्विटी के दे रखा है 15.5%। बोलता है ग्रोथ रेट क्या होगा? भाई देखो, मैंने आप लोगों को ग्रोथ रेट का फॉर्मूला पढ़ाया था। क्या पढ़ाया था? G इज इक्वल टू बी इंटू आर, मतलब कितना आपने रिटेन किया और कितना आपने रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कमाया। ठीक है, ये तो 60% दिया है। क्योंकि मेरे को आर यहां पे कुछ और नहीं दिया है तो मैं 15.5% लेता हूं, वरना मैं कभी भी के को आर नहीं मानता। यहां नहीं दिया था इसीलिए मुझे मानना पड़ा। 60 इंटू 15.5%, आंसर आ जाएगा 9.3%। आंसर ये लो बाबा।
तो मेरे से ये मत बोलना अमित भाई कि आपने क्यों लिया, मैंने इसीलिए लिया क्योंकि क्वेश्चन ये एमसीक्यू फॉर्म है, यहाँ पे यही दोनों डेटा दिया है और कोई डेटा दिया ही नहीं है, तो इसीलिए मुझे इसको लेना पड़ गया, वरना कभी भी के आर के बराबर नहीं होती। ओके अमित भाई, लास्ट, कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैपिटल इज ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैपिटल, मतलब इट इज द मिनिमम रेट दैट द फर्म शुड अर्न ऑन द इक्विटी पार्ट। हाँ, इक्विटी वालों के लिए इतना मिनिमम अर्न करना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद बोलता है कि इट इज अ रिटर्न ऑन द इक्विटी फाइनेंस पोर्शन ऑफ द इन्वेस्टमेंट एट वर्स्ट लीव्स द मार्केट प्राइस ऑफ द स्टॉक अनचेंज्ड, मतलब इतना कि जो आपको इक्विटी पे रिटर्न कमाना पड़े। हाँ जी अमित भाई, बोलता है बाय फार द मोस्ट डिफिकल्ट कंपोनेंट कॉस्ट टू एस्टिमेट, या फिर इट इज लोअर देन कॉस्ट ऑफ डेट। एक बात बताओ बाबा, क्या कभी भी मेरा कॉस्ट ऑफ इक्विटी मेरे कॉस्ट ऑफ डेट से कम हो सकता है ना? अपन ने पढ़ा था इक्विटी वालों को सबसे लास्ट में पेमेंट देता हूं तो वो सबसे ज्यादा बोलते मेरे को रेट चाहिए, तो हमेशा के ही मेरा केडी के बड़ा ही होगा, मतलब डी पॉइंट मेरा झूठा है, झूठ बोलता है। डन डन। लो बाबा, इतने प्यारे तरीके से मैंने इस चैप्टर के सारे एमसीक्यू कवर कर दिए।